सुनने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही मार्मिक कहानी पर। नाम है बेला। और ये कहानी मतलब ऊपर से जितनी सीधी साधी लगती है ना, उतनी है नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, इसकी परतों के नीचे एक बहुत गहरा दर्द और समाज पर एक तीखा सवाल छिपा है। आज हमारा मिशन यही है कि हम इस कहानी की गहराई में उतरें, सिर्फ कहानी को नहीं समझें बल्कि उसके इमोशनल कोर तक पहुंचें, उस सामाजिक सच्चाई को पकड़े जिसे निराला ने अपने शब्दों से जिंदा किया है। तो कल्पना कीजिए एक ऐसे फूल की जो पूरी तरह से खिलना चाहता है पर हालात उसे मुरझाने पर मजबूर कर रहे हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी बेला की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। शुरू कहाँ से करें? जाहिर है कहानी की नायिका बेला से। कौन है ये बेला? बेला का किरदार ही इस कहानी की आत्मा है। वो बहुत ही सरल है, शांत और बेहद संवेदनशील लड़की है। उसे प्रकृति से बहुत लगाव है, फूलों से, थोड़ी सपनों में खोई रहने वाली, मतलब भावुक किस्म की इंसान। उसका नाम भी तो यही बताता है, बेला। हाँ बिल्कुल, चमेली का फूल। नाम में ही एक नजाकत है, एक कोमलता है। और यही कोमलता शायद कहानी का सबसे बड़ा द्वंद्व भी है ना? सही कहा आपने। एक तरफ उसका वो फूलों जैसा मन है और दूसरी तरफ समाज की वो पथरीली हकीकत। कहानी में एक लाइन है जो मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। बेला का मन फूलों की तरह कोमल है, लेकिन उसका जीवन परिस्थितियों की कठोरता से घिरा हुआ है। बिल्कुल। और ये लाइन सिर्फ एक तुलना नहीं है, ये उसके पूरे जीवन का सार है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जिस चीज को हम उसका गुण मान रहे हैं, उसकी संवेदनशीलता, उसकी कोमलता, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अच्छा, कैसे? वो जिस माहौल में है, वहां इन चीजों की कोई कीमत ही नहीं है। वहां तो व्यवहारिकता, कठोरता, इन सबको गुण माना जाता है। सही बात है। हरकर आता है उसकी शादी के बाद। हाँ, वो कहानी का एक अहम मोड़ है। उसकी शादी एक ऐसे घर में होती है जहां, और मैं कहानी से ही शब्द ले रही हूँ, प्रेम, समझ और अपनेपन का अभाव है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक पूरे भावनात्मक रेगिस्तान का नक्शा है जिसमें बेला को अकेला छोड़ दिया गया है। हाँ, और ये सिर्फ अभाव या एब्सेंस नहीं है, ये एक तरह के उदासीनता, एक कोल्ड इंडिफरेंस। हाँ, उसका पति, उसके ससुराल वाले, वो उसे एक इंसान के तौर पर देख ही नहीं पाते। मतलब एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, उनके लिए वो एक बहू है, एक पत्नी है, एक रोल, एक जिम्मेदारी, बस। अच्छा। उसकी अपनी भावनाएं क्या हैं, उसके छोटे छोटे सुख दुख, उसकी पसंद नापसंद, ये सब उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। मैं यही सोच रही थी, क्या वो लोग जानबूझकर क्रूर हैं या वो बस अपनी दुनिया में इतने मग्न हैं कि उन्हें बेला का दर्द दिखाई ही नहीं देता? आपने बहुत सही नस पकड़ी है, क्योंकि इन दोनों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। और कहानी इसी दूसरी वाली तकलीफ पे ज्यादा जोर देती है। वो लोग बुरे लोग नहीं हैं शायद, वो बस उस पेट्रियार्कल सेटअप के संपत्ति हैं जहां औरत की भावनाओं को कभी जरूरी समझा ही नहीं गया। अच्छा। पति को लगता है कि वो कमा रहा है, घर चला रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई और बस इतना काफी है। हाँ, उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि एक रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन भी जरूरी होता है। ससुराल वालों को लगता है कि बहू घर का काम कर रही है तो सब ठीक है, और बेला की आत्मा जो अंदर ही अंदर घुट रही है वो किसी को नजर ही नहीं आती। किसी को नहीं। तो इस सब का क्या मतलब है? इस घुटन पर बेला का रिएक्शन क्या होता है? यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। वो लड़ती नहीं है, वो चीखती चिल्लाती नहीं है, वो खामोश हो जाती है। हाँ, वो भीतर ही भीतर घुटती रहती है। और उसकी ये मौन पीड़ा कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मौन पीड़ा। वो विद्रोह नहीं करती क्योंकि शायद उसे पता ही नहीं कि विद्रोह किया कैसे जाता है। उसके पास ना तो भाषा है, ना हिम्मत, और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। उसका परिवार, उसका पति, पूरा समाज एक तरफ है और वो अकेली दूसरी तरफ। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या हम उसकी खामोशी को सिर्फ एक हार मान ले, या इसमें कुछ और भी है? मैं सोच रही थी कि क्या उसकी ये चुप्पी अपने आप में एक तरह का प्रतिरोध है? ये एक बहुत गहरा नजरिया है। एक पैसिव रेजिस्टेंस। वो लड़ नहीं सकती तो वो अपनी पीड़ा को इतना गहरा कर लेती है कि वो पीड़ा ही उस घर की दीवारों में एक गूंज बन जाती है। मुझे लगता है निराला इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उसकी चुप्पी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है। अच्छा। ये एक भारी बोझिल चुप्पी है जिसे आप पढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं। वो ये नहीं लिखते कि बेला दुखी थी।
हाँ, वो बताते हैं। हाँ, जरा। वो बताते हैं कि कैसे उसकी नजरें झुकी रहती हैं, कैसे उसके हाथ कांपते हैं, कैसे वो घर के एक कोने में सिमटी रहती है। वो शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों से, माहौल से उसकी पीड़ा को हम तक पहुंचाते हैं। तो उसकी चुप्पी एक चीख से ज्यादा असरदार हो जाती है। बिल्कुल। मतलब उसकी खामोशी उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक अनकहा इल्जाम बन जाती है। सही कहा। वो बिना कुछ कहे ये बता रही है कि इस घर में, इस समाज में कुछ बहुत गलत है। हाँ, और निराला पाठक को मजबूर करते हैं कि वो इस खामोशी को सुने। सुने। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान को धीरे धीरे तोड़ा जाता है, उसकी पहचान को मिटाया जाता है। ये तो आज के ज़माने में भी कितना रेलेवेंट लगता है। कई बार जो लोग बोल नहीं पाते, उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा बयान होती है। और ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, ये एक धीमी प्रक्रिया है, एक स्लो पॉइजन की तरह। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े, तो ये घुटन और ये खामोशी, ऐसा लगता है निराला जी सिर्फ एक लड़की की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। क्या बेला यहाँ किसी बड़ी चीज का प्रतीक है? हाँ, यहीं पर कहानी एक व्यक्तिगत त्रासदी से बढ़कर एक सामाजिक टिप्पणी बन जाती है। अच्छा। बेला उस दौर की उन लाखों औरतों का प्रतीक बन जाती है जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं थी, अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो स्त्री के त्याग, सहनशीलता और सामाजिक बंधनों का एक जिंदा रूपक है। उसे सिखाया ही यही गया है। हाँ, उसे सिखाया गया है कि सहन करना ही औरत का सबसे बड़ा गुण है, अपनी इच्छाओं को मार देना ही उसका धर्म है। और वो फूल वाला रूपक, वो यहाँ फिर लौट कर आता है। वो फूल के तरह खिलना चाहती है, लेकिन परिस्थितियां उसे मुरझाने पर विवश कर देती हैं। खिलने का मतलब क्या है? अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना, अपनी पहचान बनाना, खुश रहना। हाँ, खुश रहना। और मुरझाने का मतलब है अपनी उम्मीदों, अपने सपनों, अपनी आत्मा को धीरे धीरे मरते हुए देखना। ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। बहुत ज्यादा। अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो निराला सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं सुना रहे। वो उस पूरी सामाजिक मानसिकता पर हमला कर रहे हैं जो एक औरत को इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु या एक जिम्मेदारी समझती है। सही बात है। कहानी का असली संदेश ये है कि जब आप किसी की भावनाओं को लगातार कुचलते हैं तो आप असल में उसकी आत्मा की हत्या कर रहे होते हैं। और ये हत्या किसी चाकू या जहर से नहीं, ये हत्या होती है उदासीनता से, नजरअंदाजी से और अपेक्षाओं के बोझ से। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करती है, ये कहानी लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी। हाँ। क्या आपको लगता है कि आज के समाज में बेला मौजूद नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हो सकता है उनका रूप बदल गया हो। आज शायद एक महिला आर्थिक रूप से आजाद है, पढ़ी लिखी है। हाँ। लेकिन क्या वो भावनात्मक घुटन आज भी मौजूद नहीं है, जहां उसे आज भी अपनी भावनाओं को दबाकर एक आदर्श पत्नी, माँ या बेटी होने का नाटक करना पड़ता है? और इसका जवाब हाँ है। बेला आज भी जिंदा है। शायद वो अब घूंघट में नहीं है, शायद वो अब घर के कोने में चुपचाप नहीं बैठी है। हाँ। आज की बेला हो सकता है कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती हो या एक आर्टिस्ट हो, लेकिन वो इमोशनल सफोकेशन, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाने की मजबूरी आज भी कई रूपों में मौजूद है। सही बात है। आज भी रिश्तों में समझ और अपनेपन का अभाव हो सकता है। आज भी एक महिला पर सब कुछ संभालने का एक अदृश्य दबाव होता है। तो कहानी का संदर्भ बदल गया है, पर उसका सार आज भी उतना ही सच है। मतलब निराला जी की कहानी टाइम बाउंड नहीं है। ये इंसान की उस गहरी इमोशनल नीड की कहानी है जिसे समझे जाने, सराहे जाने की जरूरत होती है। बिल्कुल। और जब वो जरूरत पूरी नहीं होते तो इंसान अंदर से मुरझाने लगता है, चाहे वो 100 साल पहले की बेला हो या आज के जमाने के कोई और। बिल्कुल। और निराला जी की महानता इसी में है कि वो कोई समाधान नहीं देते, कोई भाषण नहीं देते। वो बस एक आईना हमारे सामने रख देते हैं, बेला की खामोश पीड़ा का आईना। और फिर ये हम पर छोड़ देते। हाँ, कि हम उस आईने में देखकर क्या सोचते हैं। क्या त्याग हमेशा एक महान गुण होता है या कभी कभी एक ऐसी बेड़ी बन जाता है जो इंसान से उसकी जिंदगी ही छीन लेता है। कहानी का असली असर इन्हीं सवालों में छिपा है। इन्हीं सवालों में। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटें तो हमने निराला की कहानी बेला की कई परतों को खोला। हमने देखा कि कैसे बेला का वो कोमल स्वभाव ही उसके लिए एक पिंजरा बन जाता है। सही बात है। हमने उसकी खामोशी के पीछे छिपे अनकहे विद्रोह और गहरे दर्द को समझने की कोशिश की। और आखिर में हमने ये भी देखा कि बेला सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक विचार है, एक प्रतीक है। हाँ, एक प्रतीक है जो आज भी हमारे समाज में
कहीं ना कहीं जिंदा है। और मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। कहानी में बेला चुपचाप सब सहती है। हम चाहते हैं कि वो लड़े, वो आवाज उठाए। बिल्कुल। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या उसकी खामोशी ने वो काम नहीं कर दिया जो शायद उसकी चीख भी नहीं कर पाती? क्या उसकी मौन पीड़ा ने उस व्यवस्था के खोखलेपन को हमेशा के लिए उजागर नहीं कर दिया? शायद निराला हमें ये बताना चाहते हैं कि समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा चीखने वाले विद्रोही नहीं, बल्कि वो